नमस्ते मित्रों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बहुत ही प्यारी, प्रेरणास्पद, शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी की लेखिका है कालजयी सुभद्रा कुमारी चौहान। कहानी का नाम है सोने की कंठी। स्त्रियों का गहनों के प्रति मोह और पुरुषों का स्त्रियों के देह के प्रति मोह जग जाहिर है। हमारी नायिका बिंदु सोने की कंठी यानी कि एक गहना पाने के लिए क्या कुछ कर जाती है। आइए कहानी में देखते हैं। बिंदु पोस्टमैन की लड़की थी। उसका पिता राय साहब निर्मल चंद की कोठी के सागर पेशे की कोठी में किराए से रहता था। पोस्टमैन की आमदनी ही कितनी, खर्च सदा ही आमदनी से कुछ ज्यादा ही हो जाता। इसलिए बिंदु और उसकी माँ को अच्छे गहने और कपड़े कभी नसीब न हुए। बिंदु रूपवती थी और उसे गहने कपड़ों का शौक था। स्त्रियां स्वभावतः ही सौंदर्य की उपासिका होती हैं और जो जितनी सुंदर होती है उसकी सौंदर्य उपासना उतनी ही बड़ी और गहरी होती है। किंतु बेचारी सुंदरी बिंदु अच्छे अच्छे कपड़े और गहनों के लिए तरसा करती थी। राय साहब के स्वजाति होने की वजह से कभी कभार तीज त्योहार पर राय साहब के घर से बिंदु की माँ के लिए बुलावा आ जाता। वहाँ माँ के साथ बिंदु भी जाया करती। वहाँ राय साहब की लड़कियों को सुंदर सुंदर कपड़ों और गहनों से सजी धजी देखकर वह बहुत ज्यादा क्षुब्ध हो जाया करती थी। विशेषकर इसलिए और भी कि राय साहब की लड़कियां सुंदर न थी। गहने कपड़े उनके शरीर पर ऐसे जान पड़ते जैसे कि किसी ठूंठ के साथ लपेट दिए गए हो। बिंदु की राय थी कि अच्छे कपड़े और गहने पहनने का अधिकार उन्हीं को होना चाहिए जो सुंदर हो। कुरूप स्त्रियों का श्रृंगार तो श्रृंगार का उपहास और कला का अनादर है। राय साहब की लड़कियों से गहने कपड़ों की प्रतियोगिता में हार कर बिंदु हताश न होती। घर लौटते ही वह शीशे में अपना सुंदर मुंह देखकर मन ही मन उनके प्रति कहती, गहना कपड़ा पहनकर भी तो उनका काला मुंह गोरा नहीं हो सकता, बड़े बड़े दांत मोतियों सरीखे नहीं चमकते। फिर एकाएक तीव्र निश्वास के साथ शीशे के सामने से वह दूर हो जाती, मानो यह सोचती विश्व के सारे सौंदर्य की वस्तुएं केवल उसी के लिए बनाई गई, किंतु निर्माता की भूल से वह उससे दूर रख दी गई हैं। राय साहब की लड़कियों के लिए तो वे सौंदर्य वर्धक वस्तुएं अनावश्यक ही है। उन सब चीजों से उन लड़कियों की सौंदर्य वृद्धि तो हो नहीं पाती। हाँ, उन सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तुओं का सौंदर्य अवश्य घट जाता है। बिंदु को एक आशा थी। वो सोचती थी कि विवाह के बाद मुझे भी बहुत से गहने और कपड़े मिलेंगे, जैसे दूसरी विवाहिता लड़कियों को मिला करते हैं। उनके समान मैं भी अपने घर की मालकिन बनूंगी। मेरे वे भी बहुत सारे रुपया लाकर मेरे हाथों में रख दिया करेंगे और तब मैं भी मनमाना खर्च करूंगी। बाजार में कोई अच्छा कपड़ा या गहना देखते ही वे मेरे लिए खरीद लाएंगे और मैं उसी अभिमान से पहनूंगी जैसा ये लोग पहनती हैं। किसी के पूछने पर थोड़ा संकोच और लज्जा के भाव से कह दूंगी कि यह गहना या कपड़ा तो वे खुद अपनी पसंद से मेरे लिए खरीद लाए हैं। उसे विश्वास था कि जब विधाता ने उसे सुंदरता देने में इतनी उदारता की है, तब यह गहने कपड़े की इच्छा भी एक न एक दिन अवश्य पूरी होगी उसकी। वह उस दिन की प्रतीक्षा बड़ी लगन से किया करती। धीरे धीरे बिंदु सयानी हुई और उसका विवाह भी हो गया। किंतु निर्धन की बेटी बड़ा धनवान के घर कैसे ब्याही जाती। मित्रता, बैर और विवाह, सगाई संबंध, ये तो अपने बराबरी वालों में ही शोभा देते हैं। तात्पर्य यह कि बिंदु की गहने और कपड़ों की प्यास ज्यों की त्यों बनी रही। विवाह के समय कुछ गहने और कपड़े आए अवश्य थे, लेकिन बिंदु के ससुराल पहुंचने के बाद में किसी न किसी बहाने से वे गहने और कपड़े उससे वापस ले लिए गए थे। बिंदु समझ गई कि वे गहने और कपड़े उसके नहीं हैं। बेचारी मन महसूस कर रह गई, करती भी क्या। बिंदु की ससुराल में खेती बाड़ी होती थी। परिवार बड़ा था। बिंदु की दो जेठानियां थी और एक अविवाहित देवर। तीन भाई तो खेती का काम मन लगाकर करते, किंतु बिंदु के पति जवाहर का मन खेती के कामों में नहीं लगता था। वह स्वभाव से ही कुछ शौकीन थे। उनके गाने बजाने की तरफ विशेष रुचि थी। कुश्ती लड़ने और पहलवानी करने का भी शौक था। गठे हुए बदन पर हमेशा मलमल या तंजीब का कुर्ता डला रहता
घुंघराले बाल सदा किसी न किसी सुगंधित तेल में बसे रहते। स्वभाव में आत्माभिमान की मात्रा भी कुछ अधिक थी। वे कुछ ना करके भी घर पर अपना रौब जमाते रहते। पढ़ी लिखी होने के कारण वह देहात में आदर की वस्तु हो गई थी, विशेषकर उस समय जब वह रामायण या महाभारत पढ़ती और गांव की अनेक स्त्रियां सुनने के लिए एकत्र हो जाती और वे बिंदु की सास के भाग्य की सराहना करती और कहती, यह लक्ष्मी सी तुम्हारे घर आई है, इसके कारण भगवान के दो बोल हम लोग भी सुन लेते हैं। बिंदु भी अपने देहाती जीवन से असंतुष्ट न थी। सास उसका आदर करती थी, जेठानियां उसे काम नहीं करने देती। इसके अतिरिक्त जवाहर उसे प्यार भी बहुत करता था। उसी घर में लड़ाई झगड़ा होने पर कई बार ऐसे भी मौके आए कि उसके जेठ अपनी स्त्रियों पर हाथ चला बैठे, किंतु जवाहर बिंदु से कभी कड़ी बात भी ना करता। वो हर तरह से अपने देहाती ढंग से ही सही उसे संतुष्ट रखने का सदा प्रयत्न करता। बिंदु भी अब सुखी थी। उसे गहने कपड़े की याद न आती थी। वैसे तो देहात में अच्छे गहने कपड़े पहनता ही कौन है, फिर भी सबके बीच में बिंदु ही बिंदु दिख पड़ती थी। बिंदु सबसे अधिक सुंदरी तो थी ही, साथ ही पति की तरह सबसे अच्छे कपड़े भी पहना करती थी। मना करने पर भी वह जेठानियों के साथ काम करती और सास को नियम से रोज रामायण सुना देती। रात को अलाव के पास बैठती, जहाँ गांव के अनेक युवतियां, वृद्धाएं, युवक और प्रौढ़ सभी इकट्ठे होते। फिर बहुत रात तक कभी कहानी होती और कभी पहेलियां बुझाई जाती। वहां दिन भर के परिश्रम के बाद सब लोग कुछ घंटे निश्चिंत होकर बैठते। वह समय कहानी और पहेली के अतिरिक्त किसी को कोई भी चिंता नहीं रहती थी। सवेरे नदी का नहाना भी कम आनंद देने वाला नहीं रहता था। बूढ़ी युवती बहू बेटी सब इकट्ठी होकर नहाने जाती। रास्ते में हंसी मखौल और तरह तरह की बातें होती। बिंदु भी उनके साथ जाती। नदी में नहाना उसे विशेष रूप से प्रिय था और कभी कभी जब वह बेरहा गाते हुए दूर से आती हुई अपने पति की आवाज सुनती या जब वह देखती कि उसका पति अपनी मस्त आवाज में खुदा गवाह है हम तुमको प्यार करते हैं गाता, तो उसे ऐसा लगता कि जवाहर उसी को लक्ष्य करके गा रहा है। तात्पर्य यह है कि बिंदु खूब सुखी थी। अब उसे किसी और चीज की इच्छा न थी। एक बार बिंदु की माँ बीमार पड़ी। माँ की सेवा करने के लिए बिंदु को लगातार 4-5 महीने अपने नैहर में रहना पड़ा। फिर उसकी आंखों के सामने वही राय साहब की लड़कियां और वही गहने कपड़ों का प्रदर्शन होने लगा। उसकी सोई हुई आभूषणों की आकांक्षा फिर से जाग उठी। वो सोचने लगी, क्या इस जीवन में मेरी अभिलाषा कभी पूरी ना होगी? तो फिर ईश्वर ने मुझे इतना रूप क्यों दिया? किंतु विधि के विधान पर किसका जोर चलता? राय साहब निर्मल सिंह 40 के पार पहुंच चुके थे, फिर भी उनमें रसिकता की मात्रा आवश्यकता से अधिक ही थी। वे प्रायः सिनेमा देखने जाया करते, किसी अच्छी कहानी के लिए नहीं, कहानी की एक्टिंग देखने के लिए नहीं, बल्कि सुंदर सुंदर चेहरों को देखने के लिए जाया करते थे। उन्होंने सारे तीर्थ भी कर डाले थे। प्रायः सब काम छोड़कर स्नान घाटों पर पहुंच जाया करते थे। किसी प्रकार के पुण्य लाभ की उन्हें चिंता रहती थी या नहीं, ये तो ईश्वर ही जाने। किंतु स्नान घाट पर स्नान करती हुई युवतियों के अंग प्रत्यंग की ताक झाक करने की उत्कट इच्छा कोई भी उनके चेहरे पर साफ देख सकता था। वे कश्मीर और नैनीताल भी अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में जाया करते थे, किंतु वे जलवायु परिवर्तन के लिए जाते थे या और किसी उद्देश्य से, ये नहीं कहा जा सकता है। वे सुंदर स्त्रियों के पीछे अनायासी मीलों का चक्कर अवश्य लगा आते थे। वे बहुत कुरूप थे, इसलिए सुंदर की बात तो अलग छोड़िए, कोई कुरूप से कुरूप स्त्री भी उनकी तरफ आंख उठाकर देखने में अपना अपमान समझती थी। इसीलिए गंदे मजाक करके ही प्रायः वे अपनी वासना की तृप्ति कर लिया करते थे। इसके अतिरिक्त वे परोपकारी भी थे। उनके घर एक नामी गिरामी वैद्य रहा करते थे, जो राय साहब के मित्रों और उनके आश्रित निर्धनों का मुफ्त इलाज करते थे। उनका दवाखाना राय साहब की बैठक से लगा था। मरीज को दवा के लिए राय साहब की बैठक से होकर ही वैद्यराज के पास जाना पड़ता था। घर में और कोई न होने के कारण बिंदु को ही माँ के लिए दवाई लेने जाना पड़ता था। एक दिन दोपहर को बिंदु जब दवा लेने गई तो उसने देखा कि राय साहब के पास एक सुनार कई तरह के गहने फैलाए बैठा है। सहसा इस प्रकार गहनों की प्रदर्शनी सामने देखकर इतने दिनों से सोई हुई बिंदु की गहनों की उत्कंठा फिर से जागृत हुई थी।
क्षण भर के लिए वो भूल गई थी कि वो वहां किस लिए पहुंची थी। वो उत्सुकतापूर्वक उन फैले हुए गहनों के पास बैठ गई और बड़े चाव से उन्हें उठा उठा कर देखने लगी। उनमें से 3 लड़की की एक कंठी थी, वह बिंदु को बहुत पसंद आई। उसने उस कंठी को कई बार उठाया और रखा और अंत में ठंडी सांस के साथ वह उसे वहीं रखकर अलग खड़ी हो गई। राय साहब ने भी वही कंठी पसंद की। बाकी गहने सुनार को वापस देके कंठी का दाम देने के लिए दूसरे दिन सुनार को बुलाकर उन्होंने उसे रवाना कर दिया। यद्यपि बिंदु की उम्र की राय साहब की लड़कियां थी, फिर भी बिंदु उनकी कुदृष्टि से बची न थी। गहनों को देखते समय के उसके चेहरे पर के भाव राय साहब तुरंत ताड़ गए थे और वार करने का यही उपयुक्त मौका है, ये सोचकर वे हंसते हुए बोले, बिंदु, ये कंठी तुम्हें बहुत पसंद आई, पहनोगी? एक बारगी तो अव्यक्त आशा से बिंदु का चेहरा खिल उठा, पर यह प्रसन्नता क्षणिक थी। वह गंभीर होकर बोली, नहीं, मैं ना पहनूंगी। गहने गरीबों के लिए नहीं होते। राय साहब बोले, गहने तो अमीर गरीब सभी के लिए होते हैं। फिर तुम्हारी तरह की गरीब तो इच्छा करते ही मन माना गहना पहन सकती है। सो कैसे? बिंदु ने पूछा। गहनों की इच्छा तो मुझे सदा से रही है, पर मुझे कभी मिले नहीं और ना जीवन भर मिलेंगे, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। राय साहब धीरे धीरे बिंदु के नजदीक आते हुए बोले, जीवन भर की बात तो अलग है बिंदु, पर यह कंठी तुम्हें इसी समय मिल सकती है, केवल तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम्हारे ऊपर ऐसी एक क्या लाखों कंठियां निछावर की जा सकती है बिंदु। पर बिंदु, यदि तुम मेरे मन को समझती। राय साहब के आरक्त और हिंसक पशु की तरह चेहरे को देखकर बिंदु सिहर उठी और 2 कदम पीछे हटकर बोली, आप मुझे दवा दिलवा दे, अम्मा बीमार है, मैं जाऊंगी घर। उसने इस बात को इतने जोर जोर से कहा कि उसकी आवाज अंदर पहुंच सके। वह शीघ्र ही दवा लेकर लौटी। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं दवा लेने ना जाऊंगी। राय साहब की नियत ठिकाने नहीं है। मैंने समझा था कि वह बेटी समझ के मुझे कंठी देना चाहते हैं, परंतु वे तो सतीत्व के मूल पर उसे बेचना चाहते हैं। चूल्हे में जाए ऐसी कंठी, मुझे ना चाहिए ऐसी कंठी। सतीत्व तो कंठी से कई गुना ज्यादा कीमती है। किंतु इतने पर भी उस कंठी को वह भूल न सकी। रह रहकर कंठी उसकी आंखों के आगे झूलने लगी। फिर उसने एक युक्ति सोची। ये हो सकता है कि जैसे वो मुझे छलना चाहते हैं, मैं भी उन्हें छल लूं, उनसे कंठी ले लूं, फिर बचकर भाग जाऊं। ऐसे अनेक तरह के संकल्प विकल्प करती हुई सो गई। दूसरे दिन फिर दवा लेने के लिए बिंदु को राय साहब की कोठी पर जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राय साहब के मसनद के पास उसी तरह की 4 कंठियां पड़ी हैं। बिंदु के वहां पहुंचने पर राय साहब ने उसे बैठने के लिए कहा। बिंदु बैठ गई। कल उसने जितने संकल्प किए थे उसे इस समय याद न रहे। कंठियों की चकाचौंध के सामने बिंदु को सब कुछ भूल गया। राय साहब ने बिंदु के सामने कंठी का मूल्य 250 रुपए देकर सुनार को विदा कर दिया। बिंदु चकित दृष्टि से कभी उस कंठी की ओर और कभी रुपयों की तरफ देखती थी। व्यापारी के जाते ही जैसे उसकी तंद्रा टूटी। वो उठकर खड़ी हो गई। गोली दवा दिलवा दीजिए, मैं जाऊं, देर हो रही है। अभी कहाँ से देर होने लगी? कहते कहते राय साहब ने एक कंठी उठाकर बिंदु के गले में पहना दी और उसे जबरन पकड़कर एक बड़े शीशे के सम्मुख खड़ा कर दिया। फिर उसकी तरफ सतृष्ण नेत्रों से देखते हुए बोले, अपनी सुंदरता को देखो, वहां बिंदु है या कोई दूसरी? बिंदु मंत्रमुग्ध से देखती रह गई। वह भी राय साहब की किसी बात का उत्तर न दे पाई। इसी समय उन्होंने अपने बड़े बड़े दांतों वाला मुंह बिंदु के होठों पर धर दिया। बिंदु को जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वह घबराई, किंतु कुछ वश न चला। इस प्रकार कुछ तो कंठी के लालच में और कुछ राय साहब के जबरदस्ती के कारण उस दिन दोपहर के सन्नाटे में अभागी बिंदु अपने आप को खो बैठी। बेचारी को कंठी की बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी, परंतु उसके बाद फिर राय साहब के घर दवा लेने वह कभी न गई। उसके कुछ ही दिन बाद बिंदु ससुराल चली गई और उस कंठी को भी वह सबसे छिपाकर अपने साथ ले गई। ससुराल में लोगों के पूछने पर उसने यही बतलाया कि यह कंठी उसकी माँ ने उसे दी है, किंतु बिंदु ने उसे कभी पहना नहीं। पति के आग्रह करने पर कभी घंटे आध घंटे के लिए पहनती थी तो उसे ऐसा लगता था जैसे कोई काला विषधर उसके गले से लिपटा हो। कंठी को देखते ही प्रसन्न होने के बदले वो हमेशा उदास हो जाती थी। बिंदु के पति और जेठों में अनबन हो गई। भाई भाई अलग हो गए। दूसरे भाई तो खेती करके खुशी खुशी आराम से रहने लगे, किंतु जवाहर से खेती का काम नहीं होता था।
जिसका परिणाम ये हुआ कि सब लोग तो 4 पैसे कमाकर गहने कपड़े की फिक्र करने लगे। इधर जवाहर के घर फाके होने लगे। अभिमानी स्वभाव का होने के कारण जवाहर अपनी विपत्ति अपने भाइयों पर प्रकट न होने देता। अब पहलवानी छूट गई। मलमल तंजी के कुर्ते मैले दिखने लगे। सर में तेल भी कहाँ से मिलता जब खाने के लिए घर में अन्न का दाना भी न रहता। बिंदु से पति का कष्ट न देखा गया और उसने एक दिन कंठी निकालकर पति को बेचने के लिए दे दी। जवाहर बड़ी प्रसन्नता से कंठी लेकर सराफे की ओर गया, पर थोड़ी देर बाद वापस लौट आया उदास। उसने निराशा से कहा, यह तो मुलम्मे की है। बिंदु यह सुनकर सर थाम कर बैठ गई, मानो उस पर वज्र गिर पड़ा हो। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि बिंदु के मन की दशा क्या हुई होगी जब उसे यह मालूम पड़ा कि कंठी सोने की नहीं बल्कि मुलम्मा चढ़ी हुई है, नकली कंठी है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी सोने की कंठी, जिसे लिखा था श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।